मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 2 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप सबको आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से लिख पाए, आपके सभी प्रश्न के उत्तर आपको याद आए और आप सफल हो, आपके सभी पेपर क्लियर हो जाए, ये मेरी शुभेच्छा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है कि इसे मैंने प्रश्न 3 की तरह रखा है क्योंकि अध्याय 2 है उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बना दिया है। ये सारे प्रश्न आप पढ़िए, सुनिए, निश्चय आप इसके 1 या 2 प्रश्न जरूर पाएंगे। तो प्रश्न है कि परवर्ती कहानियों के विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए, या फिर इसमें बहुत सारे संक्षिप्त टिप्पणी के तरह में छोटे छोटे पाठ कर दी हूँ, या फिर सचेतन कहानी और समांतर कहानी पर टिप्पणी कीजिए। सचेतन कहानी क्या है और समांतर कहानी क्या है, या फिर अकहानी आंदोलन के प्रेरक तत्वों पर प्रकाश डालिए, या फिर जनवादी कहानी किन तत्वों से प्रभावित होती है। ये सारे प्रश्न यहाँ पर स्त्री कहानी, दलित कहानी, ये सारी चीज़ आप इसमें मिल जाएंगे। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी में ज़रूर आपको मिलेगा। तो उत्तर की ओर चलते हैं। प्रेमचंद और प्रसाद के बाद के दौर में हिंदी कहानियों का एक नया दौर सामने आया। प्रेमचंद और जो प्रसाद रामधारी जो प्रसाद है नाम, हाँ, प्रसाद के बाद के दौर में हिंदी कहानियों का एक नया दौर सामने आया। प्रेमचंद की यथार्थवादी और प्रगतिशील विषयों पर कहानियाँ लिखी जाने लगी। यानी प्रेमचंद की जो यथार्थवादी है, रियलिज्म है, और जो प्रगतिशील है प्रगतिशीलता है, उसके विषय पर कहानियाँ लिखी गई। तो चलते हैं यथार्थवादी कहानियाँ। यथार्थवादी कहानियाँ हम उसे कहते हैं जहाँ लेखक जीवन के वास्तविकताओं की अपने आदर्श के लिए अपेक्षा नहीं करते। यानी ये कहानियाँ जो यथार्थवादी कहानियाँ होती है, उससे लेखक जीवन के वास्तविकताओं की अपने आदर्श के लिए अपेक्षा नहीं करता। अपने आदर्श के लिए वो यानी उसके लिए वो अपेक्षा या उसे नेगलेक्ट नहीं करते, उसके लिए इंतज़ार नहीं करते, वो वास्तविकताओं को ही लिखते हैं। जीवन यथार्थ जैसा भी है उसे वो उसी रूप में प्रस्तुत कर देता है। यानी जीवन में जो सच्चाई है वे उसे ही प्रस्तुत करते हैं। ये यथार्थवादी कहानी है। दूसरी यथार्थवादी कहानीकार ऐसे आदर्शों में विश्वास करते हैं जो सामाजिक वास्तविकताओं के अनुकूल होते हैं तथा वो समाज की प्रगति में विश्वास करते हैं। जो सामाजिक वास्तविकताओं क्या कुछ जो कहानीकार है, यथार्थवादी कहानीकार होते हैं, वो कुछ ऐसे आदर्शों को विश्वास करते हैं जो कि सामाजिक वास्तविकताओं के अनुकूल होते हैं, जो कि सामाजिक वास्तविकताओं के अनुकूल होते हैं। यानी जो होते हैं वास्तविकताओं से अनुकूल होते, तब वो समाज की प्रगति में विश्वास करते हैं। यानी जो यथार्थ होती हैं, जो वास्तविकता होती है, वो समाज के प्रगति में हो। वे रचनाकार जो सामाजिक यथार्थ को मार्क्सवादी दृष्टि से देखते हैं और उसी के अनुसार कहानी की रचना करते हैं, उनकी कहानी को हम समाजवादी कहानियाँ कह सकते हैं। कुछ मार्क्सवादी कहानीकार है, वो जो है समाज के यथार्थ को जो देखते हैं, समाज के अर्थात को यानी जो देखते हैं उसी को लिखते हैं, तो उसे हम समाजवादी कहानियाँ कह सकते हैं। वे कहानी का जो मानव जीवन को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो साइकोलॉजी दृष्टि से देखते हैं, तो उसे भी हम वो रचना करते हैं, तो उसे हम मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ कह सकते हैं। तो यथार्थवादी कहानियाँ क्या होती है, जो जीवन के यथार्थ को लेकर, वास्तविकता को लेकर होती हैं, तो वो है यथार्थवादी कहानियाँ, जो कि प्रेमचंद की कहानियों में है। और उसके बाद जो आपका आ जाएगा कि कुछ मार्क्सवादी कहानियाँ होती हैं। जो मार्क्सवादी होते हैं वो सामाजिक के वास्तविकताओं के अनुकूल होते हैं और उसे ही प्रस्तुत करते हैं, समाज के चित्रण को प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम मार्क्सवादी कहानियाँ कह सकते हैं। और यह उस समाज के अनुसार होता है, इसलिए हम उसे समाजवादी कहानी भी कह सकते हैं। और जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के लेके होता है, जो मानव के जीवन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के
परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यानी जो साइकोलॉजी पार्ट को देखकर कहते हैं, मन से विश्लेषण करते हैं, मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ भी होती हैं। तो चलते मनोवैज्ञानिक कहानियाँ क्या है। ये मनोवैज्ञानिक कहानियाँ चैप्टर 1 में अध्याय 1 में भी था, तो अभी फिर से संख्या टिप्पणी में है। तो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ क्या होती हैं? जब कहानीकार किसी पात्र के आंतरिक जगत या मानसिक संसार में चलने वाले घात प्रतिघातों का चित्रण करता है, तो वह मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कहलाती है। यानी कोई कहानीकार किसी पात्र के अंतर जगत में, उसके मन में, अंतर जगत में से उसके मन में या मानसिक संसार में क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या धुंध है, मन में क्या बातें चल रही है, वो जो चल रही है और उसके अनुसार उसके जीवन में जो घात प्रतिघात होता है उसका चित्रण करता है। तो ऐसे कहानियों को हम मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कहते हैं। हिंदी में अज्ञेय की सांप, हाँ अज्ञेय जो है, अज्ञेय की सांप, इलाचंद्र जोशी की दुष्कर्म। ओके, तो ये कुछ कहानियाँ हैं जहाँ पर है कि अज्ञेय की जो कहानी याद रखें, अज्ञेय की सांप, इलाचंद जोशी की दुष्कर्मी आदि मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। हाँ, अज्ञेय की कौन सी कहानियाँ हैं? सांप और इलाचंद्र जोशी की दुष्कर्मी, ये 2 मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। गजेंद्र यादव की जो कहानी है टूटना, कहानी में किशोर और लीना के अहंकार के टकराव से उनकी अंतर विधियों प्रकट होती हैं और जिसे लेकर पात्र के मानसिक संघर्ष की व्याख्या करता है। और पत्नी कहानी में एक निष्ठावान पत्नी के मानसिक जगत का विश्लेषण है। तो गजेंद्र यादव की जो कहानी है टूटना कहानी जो है, टूटना कहानी में किशोर और लीना के अहंकारों से 2 पात्र यहाँ पर है, किशोर और लीना, इनके अहंकारों के टकराव से उनकी अंत विधियों प्रकट होते हैं, उनके जो अंतर की जो विधियाँ प्रकट होती है, जिसके लेखक पात्र के मानसिक संघर्ष की व्याख्या करता पत्नी कहानी में एक निष्ठावान पत्नी के मानसिक जगत का विश्लेषण करता है। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों का विकास उस प्रकार नहीं हो पाया जैसे कि पश्चिम में हुआ है, यानी पश्चिम में मनोवैज्ञानिक कहानी का विकास बहुत जोर से हुआ है, भारत में उसका नहीं पाया गया है, यानी पूर्व दिशा में। हिंदी कहानी में जेम्स ज्वाइस जैसे कहानीकार मिलना संभव नहीं, लेकिन हिंदी कहानियों में मनोविज्ञान के तत्व बिखरे पड़े, यानी हिंदी कहानी में जेम्स ज्वाइस जैसे कहानीकार तो नहीं है, याद रखिए नाम, जेम्स ज्वाइस जैसे कहानीकार तो नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान के तत्व बहुत ही बिखरे पड़े हैं। प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों से लेकर अज्ञेय और नई कहानी तक के दौर में चरित्र के मनोविज्ञान को कहानी में स्थान दिया गया है। चरित्र के मनोविज्ञान को कहानी में स्थान दिया गया है। नई कहानी के केंद्र में वह तकनीक थी जो पात्रों के मनोविज्ञान का संकेत और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करती है, यानी नई कहानी के केंद्र में वो तकनीक है जो पात्रों के मनोविज्ञान को संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये था मनोविज्ञान हमने पढ़ा। अब चलते नई कहानी गांव के बिंब व भोगे हुए यथार्थ की प्रस्तुति को अपनी उपलब्धि में शामिल करती है। जो नई कहानी है गांव के बिंब, यानी जो सुंदरता है बिंब, और भोगे हुए अर्थात जो भोगे हुए सच्चाई है उससे प्रस्तुत करता है। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह की पहली कहानी मानते। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ कहानी जो है, शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह पहली कहानी मानते। कुछ उषा प्रेमवदा की वापसी को इसका श्रेय देते हैं। तो जो नई कहानी है वो जो गांव की बिंबों और भोगे हुए यथार्थ को लेकर प्रस्तुत किया गया है। तो एक है शिव प्रसाद सिंह की दादी कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे पहली कहानी कहा है, और कुछ है जो उषा प्रेमवदा की वापसी को इसके श्रेय देता है। नई कहानी का प्रयोग जितेंद्र, अज्ञेय, इलाचंद जोशी, अशक यशपाल के बाद कहानी के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले नई कहानी उजागर किया। दुष्यंत कुमार ने
सबसे पहले नई कहानी परंपरा और शीर्षक यानी कल्पना में नई पीढ़ी की विशेषताओं की मौलिकता को देखकर उजागर किया है। नई कहानी नामकरण की आवश्यकता हुई। प्रश्न होता है कि डॉक्टर नाम्बर सिंह ने अपने लेख आज की हिंदी कहानी में उठाया है। उन्होंने नई कविता के संदर्भ नई कहानी नाम से क्यों कोई चीज़ है क्या उन्होंने नई कविता के संदर्भ नई कहानी नाम से कोई चीज़ है क्या। इसके आगे वे लिखते हैं कि नई कहानी नाम से कोई आंदोलन अभी तक नहीं चला, इसे क्या समझा जाए आदि प्रश्न के माध्यम से वे कथाकारों की एक पूरी पीढ़ी को झकझोरते हैं और नई कहानी आंदोलन चल पड़ता है। नई कहानी आंदोलन को नामवर सिंह, भैरव प्रसाद गुप्त, मोहन राकेश कमलेश्वर, राजेंद्र यादव कहानीकार मिलकर चलाते हैं। इनके सामूहिक प्रयास से बदलते हुए गांव शहर की कथा सामने आती है। तो ये थी नई कहानी। कहानी क्या है? 1960 तक आते आते स्वतंत्रता का उल्लास ठंडा पड़ने लगा और लोग मोहभंग के रिसित में आ गए थे। यानी 1960 तक के जो स्वतंत्रता का जो उल्लास था क्योंकि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो 60 तक जो मन में जो उल्लास था वो ठंडा पड़ गया था और लोग मोहभंग की रिश्ते में आ गए थे। आज़ादी के जो सपने संजोए थे वे सब टूट गए। 1960 तक आते आते आज़ादी के जो सपने थे वो संजोए थे वो सब टूट गए। देश में उथल पुथल, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मूल्यहीनता आदि विरूपित स्थितियाँ स्वतंत्रता के बाद आने वाली पीढ़ी को आहत कर रही थी। यानी स्वतंत्रता के बाद जो मन में जो देशभक्ति थी, जो स्वतंत्र थे, वो सब ठंडा पड़ चुका था। मन में लोगों के मन में तरह तरह के जो चीज़ें आ रहे थे, जैसे कुछ मन में उथल पुथल था, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था। इससे जो स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के लोग जो आहत हो रहे थे। पतनोन्मुख घटनाओं ने देश की चिंता को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी स्तरों से झकझोर दिया था। कहानी का मूल स्वर है विद्रोह। कहानी का मूल स्वर विद्रोह है। गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद बिमल, राजकमल चौधरी कहानी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। कहानी के संदर्भ में डॉक्टर इंद्रनाथ लिखते हैं कि वस्तुतः कहानी कथा के स्वीकृत ढांचे का निषेध तथा किसी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। वो कहते हैं, डॉक्टर इंद्रनाथ कहते हैं कि वस्तुतः कहानी कथा के स्वीकृत ढांचे का निषेध तथा किसी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। किसी तरह मूल्य स्थापना करेंगे, किसी को आप मूल्य देना चाहते हैं तो उसको वो अस्वीकार करते हैं और उस कथा के स्वीकृत ढांचे को निषेध करता है। कहानी आंदोलन मूलतः नकार लेकर कथा के क्षेत्र में उतरता है। नकार लेकर यानी मना हो, उसके लिए सभी चीज़ें मना होता है, उसे लेकर आता है, यानी क्षेत्र में आता है, उतरता है। एक विद्रोह स्थिति, वह तरह के नकार के बीच जीवन स्थितियाँ संभालना मुश्किल हो जाती है। इन कारणों से कहानी आंदोलन बहुत लंबा नहीं चला। कहानी सूक्ष्म अभिव्यक्ति पर बल देते हैं, इसीलिए सूक्ष्म अभिव्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बल देते हैं, इसीलिए उसे अपूर्णता का आधिक्य है। कहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि उसे नई कहानी द्वारा स्थापित अभिजात्य को तोड़ा तथा हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी। तो ये थी कहानी। कहानी कुछ नहीं है, 1960 के बाद जो स्वतंत्रता हुई, लोगों के मन में जो उल्लास था वो ठंडा हो गया। लोग जो है मोहभंग की रिसित में आ गए और जो सपने संजोए थे सब टूट गया, क्योंकि मन में उथल पुथल आई, बेरोजगारी आई, भ्रष्टाचार, मूल्यहीनता, ये सारी चीज़ें क्या हुए जो आगे के स्वतंत्र बाद की जो पीढ़ी है उन्हें बहुत आहत कर रहे थे। तो मूल्यहीनता की विरूपित स्थितियाँ स्वतंत्रता के बाद आने वाली पीढ़ी को आहत कर रही थी और पतनमुखी घटनाओं ने देश की चिंता को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी स्तरों पर झकझोर दिया था। तो कहानी का मूल स्वर है विद्रोह। कहानी का मूल स्वर है विद्रोह करना। कहानी मीन्स विद्रोह। तो इसमें गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश सभी स्तरों पर, जगदीश चतुर्वेदी और राजकमल चौधरी कहानी
सशक्त हस्ताक्षर इन्होंने कहा था। लेकिन डॉक्टर जो इंद्रनाथ है, उन्होंने कहा कि जो कहानी वस्तुतः कहानी कथा की स्वीकृत का निषेध है और कथा मूलतः कहानी जो है वो आंदोलन मूलतः नकारा लेकर क्षेत्र में उतरता है, यानी इसका कोई उन्हें स्वीकृति नहीं मिली। ओके, तो एक विद्रोह स्थिति थी और धीरे धीरे विद्रोह स्थिति के कारण ये जो कहानी का आंदोलन लंबा नहीं चला, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हुआ कि वो नई कहानी को एक दिशा दी। तो ये थी कहानी की बात है। फिर चलते सचेतन कहानी क्या होती है। नई कहानी के बाद थोड़े दिनों यह आंदोलन चला। नई कहानी के बाद थोड़े दिन यह आंदोलन चला। नई कहानी में जब एक ठहराव व एक रास्ता महसूस की जाने लगी तो 1960 के आसपास इस एक रास्ता को तोड़ने के लिए हिंदी कहानी में जो आंदोलन उभरा वो सचेतन कहानी के नाम से चला। तो इसका प्रारंभ नवंबर 1964 में प्रकाशित आधार के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से मनाया जाता है, जिसका संपादन महिप सिंह ने किया। इसका संपादन सचेतन कहानी का जो संपादन है महिप सिंह ने किया। उन्हीं के वाक्यों में सचेतन आंदोलन साहित्यिक चेतना की सामूहिक प्रतिक्रिया है। उन्हीं के वाक्य में सचेतन आंदोलन साहित्यिक सचेतना की सामूहिक प्रक्रिया है। इसके सूत्र मुंबई में रचना द्वारा आयोजित गोष्ठियों में महिप सिंह, राजीव सक्सेना, श्याम परमार आदि ने इस कथा आंदोलन को एक बौद्धिक आग्रह के साथ चलाया। बाद में महिप सिंह ने सचेतना नामक पत्रिका का संपादन किया और सचेतन कहानी का माध्यम बने। यह आंदोलन अधिक दिनों तक नहीं चल सका। इसका कारण यह था कि आंदोलन से जुड़ी कहानीकार नई कहानी की कहानियों से कुछ अधिक न कर सके। उसके बाद हम चलते हैं समांतर कहानी। तो समांतर कहानी क्या होती है? अक्टूबर 1974 में समांतर कहानी का दौर शुरू हुआ। कब हुआ? 1974 में समांतर कहानी का दौर शुरू हुआ। समांतर कहानी जो समांतर 1 1972 के प्रकाशन से इसका विधिवत आरंभ माना जा सकता है। कब? 1972 से इसका विधिवत आरंभ माना जाता है। इसके प्रमुख प्रवक्ता कमलेश्वर रहे हैं। कमलनाथ, जितेंद्र भाटिया, मधुकर सिंह, याद रखिए कमलनाथ, जितेंद्र भाटिया, मधुकर सिंह, निरुपमा सोबती आदि कहानीकारों ने अपना खुला समर्थन किया। समांतर कहानी इन मुद्दों को उठाती है। समांतर कहानी रचनागत और समाजगत सत्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है, अर्थात अपने युग के समांतर चलना, सोचना। इस आंदोलन के केंद्र में आम आदमी है। यह आंदोलन आम आदमी की पक्षधरता का आंदोलन है। ये समांतर चलने वाली कहानियाँ हैं, तो आम आदमी के पक्ष में ये कहानियाँ हैं। ये आंदोलन भी उनके पक्ष में है। आदमी को टुकड़े टुकड़े में न देकर उसकी संपूर्ण लड़ाई को दिशा और रूप देने का काम करती है। यानी आदमी को टुकड़े टुकड़े पर न देकर उसकी संपूर्ण लड़ाई और दिशा को ध्यान देती है। 1972 के दौर में कमलेश्वर का सारिका जैसी प्रभावकारी पत्रिका के संपादक थे, जिसके माध्यम से उन्होंने इस आंदोलन को व्यापक बनाने का प्रयास किया। कमलेश्वर ने इस आंदोलन के सूत्र को काफ़ी चिंतन के बाद अवधारित किया था। सारिका के माध्यम से कमलेश्वर ने, सारिका एक पत्रिका है, सारिका के माध्यम से कमलेश्वर ने समांतर कहानी पर चर्चाएं आयोजित की है। तो समांतर कहानी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अक्टूबर 1934 में समांतर कहानी की दौर शुरू हुआ और समांतर 1 जो है 1972 के प्रकाशन से इसके विविध आरंभ को माना जा सकता है। इसमें जो प्रमुख वक्ता है कमलेश्वर हैं और कमलनाथ, जितेंद्र भाटिया, मधुकर सिंह, निरुपमा सोबित आदि कहानीकार ने अपना अपना खुला समर्थन इसमें किया है। किसने? समांतर कहानी में। समांतर कहानी इन मुद्दों को उठाती है कि समांतर कहानी रचनागत और समाजगत सत्यों के बीच में सामंजस्य, माने समाजगत और समाज में सत्यों का है, उसमें एक
सामंजस्य स्थापित करती है, अतः अपनी युग के समानता चलना सोचना ये सब चीज़ें। तो ये आम आदमी की कहानी है। आंदोलन का केंद्र जो आम आदमी है, और यह आंदोलन आम आदमी की पक्षधरता का आंदोलन है। यह आम आदमी के लिए ही समांतर कहानी उनके सपोर्ट में जाता है। तो आम आदमी को टुकड़े टुकड़े पर ना देखकर उसे संपूर्ण लड़ाई को दिशा और रूप देने का काम करती है। तो 1972 में कमलेश्वर सारिका जो जैसी प्रभावकारी पत्रिका है उसके संपादक थे, और उन्होंने उसमें बहुत ही भी आंदोलन के व्यापक चीज़ें वहाँ पर प्रयास आयोजित किए थे। उनकी चर्चाएं सारिका के माध्यम से कमलेश्वर ने समांतर कहानी पर चर्चाएं आयोजित किए थे। तो ये थी समांतर कहानी। फिर चलते हैं, जनवादी कहानी क्या होती है। आम आदमी जैसे किसान और मजदूर, हम आम आदमी कहेंगे, को केंद्र में रखकर 7वें दशक में खूब कहानियाँ लिखी गई। ओके, आम आदमी जैसे किसान और मजदूरों को केंद्र में रखकर 7वें दशक में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। इन कहानी के आंदोलन में समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों की तकलीफें व दर्द को तो स्वर दिया, यानी जो निचले दर्जे के पायदान के जो पर खड़े हैं उनको एक स्वर दिया। इसी के साथ कहानी ने इनके अधिकार के लिए आवाज़ लगाई। इस आंदोलन के अंतर्गत जीवन संघर्ष कर रहे आम आदमी को दिखलाया गया है। 14-15 अक्टूबर 1978 को दिल्ली में हिंदी के लेखकों का एक शिविर रखा गया, जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के लगभग 25 लेखकों ने भाग लिया। जनवादी कहानी अपने से पहले की प्रगतिशील कहानी की विस्तार है, प्रगतिशील कहानी का एक विस्तार है। इसलिए जनवादी कहानियों के सूत्रधर की परंपरा मुंशी प्रेमचंद से लेकर यशपाल रांगे राघव यानी प्रेमचंद से लेकर जो परंपरा कहानीकार है, सूत्रधर है, कौन का है? प्रेमचंद से लेकर यशपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय, भीष्म साहनी, अमरकांत, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, असगर वजाहते और उदय प्रकाश तक पहुँचे थे। हिंदी कहानी के बहुत से आलोचकों ने भी इसके सूत्र को प्रगतिशील कहानी के तलाशने का यत्न किया है। जनवादी कहानियों की औपचारिक घोषणाओं से पहले ही कहानी के प्रगतिशील परंपरा को जनवादी कहानी के परंपरा से ही जोड़कर देखना चाहिए। तो ये थी जनवादी कहानी, यानी आम आदमी के कहानी, जो कि 14-15 अक्टूबर 1978 में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर ये सब चीज़ें रखा गया था। फिर चलते सक्रिय कहानी क्या होती है। राकेश वत्स ने अपनी लेखनी से सक्रिय कहानी का जो नेम रखा है। सक्रिय कहानी जो आपको याद रखना है, जो लेखक है किसने किया था। सक्रिय कहानी के जो है लेखक राकेश वत्स ने अपनी लेखनी से सक्रिय कहानी आंदोलन की नींव रखी। सक्रिय कहानी से उनका अभिप्राय निष्क्रियता त्याग कर बढ़ते समय के साथ ऊर्जा के आवेग में और जिंदा दिल से ओत-प्रोत वाली कहानियाँ से था। यानी सक्रिय कहानी का अर्थ है कि निष्क्रियता त्याग कर बढ़ते समय के साथ ऊर्जा के आवेग, यानी निष्क्रियता त्याग दीजिए, आलस्य त्याग दीजिए, बढ़ते समय में ऊर्जा के साथ और आवेग के साथ, यानी एनर्जी के साथ, इच्छाओं के साथ और जिंदा दिली से ओतप्रोत होकर होने वाली कहानियाँ। यह उस समझ और एहसास की कहानी है जो मनुष्य को किन कर्तव्य विमूढ़ता से मुक्ति प्रदान करे और अपनी कमजोरी से लड़ने के लिए तत्पर करे। किन कर्तव्य विमूढ़ता, यानी अपने कर्तव्य से मुक्ति पर, किन कर्तव्य विमूढ़ता से मुक्ति प्रदान करे। जो कर्तव्य के लिए हम जो करना है तो उसमें बंधे हुए रहते हैं, उसे मुक्ति करे, अपनी कमजोरी से लड़े, ऐसा है। इस कहानी आंदोलन ने जनवादी कहानी और समांतर कहानी के तमाम तत्वों को मिला दिया है। रमेश बत्रा, चित्रा मृदुल, सच्चिदानंद धूमकेतु, सुरेंद्र सुकुमार, धीरेन्द्र अस्थान आदि लेखकों ने इस आंदोलन को अपनी लेखनी के माध्यम से सशक्त बनाते हुए जन समर्थन प्रदान किया है। फिर दलित कहानी। हिंदी साहित्य में दलित का लेखक की एक यशस्वी परंपरा रही है।
यशस्वी परंपरा जो दलित कहानी को लेकर। वैसे तो संपूर्ण दलित साहित्य प्रतिरोध का साहित्य है। दलित साहित्य जो है पूरा साहित्य ही दलितों का है, प्रतिरोध का साहित्य है। लेकिन कहानी विधा में विरोध प्रतिरोध के तेवर अपेक्षाकृत ज़्यादा मुखर होता है। विरोध विधा के रूप में जो विरोध प्रतिरोध का तेवर जो अपेक्षाकृत ज़्यादा मुखर होता है। एक समय में दलित लेखन में मराठी लेखकों का वर्चस्व था। समकालीन दलित कहानी एक उम्मीद जगाती है, एक भाव संवेदना का वितान करती है। इसके सबसे बड़ा कारण हिंदी समाज में दलित की स्थिति रही है, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शोषण और उत्पीड़न के शिकार रहे। यही कारण है कि प्रेमचंद ने उनके जैसे अन्य प्रगतिशीलों ने दलित की स्थिति पर कलम चला ली है। हिंदी जगत में दलित समाज की स्थिति पर बहुत सी कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानी, ठाकुर का कुआं, सदगति कहानियां इसका उदाहरण है। लेकिन बाद के दलित लेखकों ने इन्हें लेखकों के द्वारा लिखी कहानियों को बतलाया और कहा कि इनमें दलित की यातना और दुर्दशा का चित्रण तो अवश्य, मगर इसमें संघर्ष और चेतना का अभाव है। हाँ, यहाँ पर दलित का जो दुख है वो दर्शा गया, लेकिन संघर्ष यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। स्त्रीवादी कहानियाँ क्या है? आमतौर पर स्त्री को केंद्र बिंदु में कहानी कही जाती है, केंद्र बिंदु में कहानी कही जाती है। इस प्रकार की कहानियाँ में स्त्री की समस्या और संवेदना आधारित कहानियाँ होती हैं। महिला लेखिकाएं अपनी स्त्री प्रधान कहानी को स्त्रीवादी के दायरे में बांधना स्वीकार नहीं करती है, स्त्रीवादी के दायरे में बांधना स्वीकार नहीं करती है। फिर भी हिंदी कहानी में पिछले 3 दशकों से कहानीकारों ने अपनी सोच, समझ, संवेदना के आधार पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसे स्त्री संबंधी कहानियाँ के वर्ग में रखा जाना चाहिए। दरअसल स्त्रीवाद से हिंदी में अधिकांश लेखिकाओं को परहेज इसीलिए है कि इस नाम से एक विशेष प्रकार का आंदोलन यूरोप में चला है। और स्त्रीवादी कहानी में एक आंदोलन जो यूरोप में चला है, जिसका तमाम तत्वों को हिंदी की लेखिकाएं स्वीकार नहीं करती है। मगर यह भी एक सच है कि पश्चिम में स्त्रीवादी लेखन से लेखिकाएं किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हैं। खासकर सिमोन द बेउवा की पुस्तक द सेकंड सेक्स का प्रभाव बहुत सी लेखिकाओं पर पड़ा है। उनकी इस पुस्तक का प्रभाव खेतान द्वारा किया गया अनुवाद बेहद प्रभावकारी है। तो द सेकंड सेक्स, ये जो प्रभा खेतान है उनके द्वारा इसे अनुवाद किया गया है, जो स्त्रीवादी कहानियाँ हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है स्त्रीवादी कहानी, दलित कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, समांतर कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी और नई कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, इस तरह से हम इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ पर पढ़े। तो अवश्य थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, कोई संक्षिप्त टिप्पणी में आ सकता है या फिर पूरी कहानी का प्रश्न आ सकता है कि परवर्ती कहानियों के विभिन्न प्रकार का विस्तार कीजिए। तो सभी कहानी को आप थोड़ा थोड़ा करके लिखिएगा। तो इस तरह से ये जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसे पढ़िए, समझिए, अपनी परीक्षा में प्रयोग में लाइए। मोबाइल को लैंडस्केप में रखिए, आपको सुंदर से पूरा दिखाई देगा, आप नोट बना सकते हो। धन्यवाद, नमस्ते।